अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 2 जून 2022 है और अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। और साथ मेरे दोस्तों, जब कभी मार्केट क्रैश करती है तो सियाने ये कहते हैं कि वो बेहतरीन वक्त होता है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, खसूसन इन्वेस्टमेंट से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि क्या वजह है कि मार्केट में कुछ एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी जो है अगली हाल्विंग तक शायद इसी तरह साइडवेज या मजीद नीचे डंप होता जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर बीटीसी का हम हायर लो देखें तो वो तकरीबन उसकी रियलाइज प्राइस बनती है जो कि ऑलमोस्ट $22,000 से लेके 24,000। अगर उसकी मीडियम लो प्राइस को देखा जाए तो वो उसको तकरीबन 14,000 से 18,000, जबकि लोअर लो भी लोग कई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी $10,000 से भी नीचे जाके $8,000 तक जा सकता है। इट ऑल डिपेंड कि दुनिया के मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस क्या हैं। पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन, महंगाई, इंटरेस्ट रेट, करेंसी डिवैल्यूएशन, ये सारे मसाइल अभी तक आपको अपने मुल्क में जो इकोनॉमिक हालात हैं उन्होंने लाजमी हिट किया होगा, बेशक आप किसी भी क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो ये सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस हैं इनका इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर क्या ताल्लुक होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के हालात जो हैं उसका, मैं आपसे मुराद मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के मुल्की हालात का ताल्लुक बराह रास्त आपकी जिंदगियों के साथ तो हो सकता है लेकिन क्रिप्टो मार्केट के साथ नहीं है। लेकिन जब कभी अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर कोई मेजर चेंजेस आते हैं जिसको मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस बोलते हैं तो उसका ताल्लुक बराह रास्त पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के ऊपर होता है। आज मैं आपको कोशिश करूंगा एजुकेट करने की से मुतल्लिक ये जो कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि क्यों अभी भी मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है, उसके पीछे वजूहात क्या है। एक मेजर वजह है जिसके ऊपर आपने वॉच करना। इसका ताल्लुक ना सिर्फ अमेरिका के साथ है। अगर आप इस फिनोमिना को समझ लेंगे, इकोनॉमिक फिनोमिना को, तो आपको मुल्की मामलात की जो मुआशी सूरत हाल है उसको भी काफी हद तक आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट जितनी मेरी स्टडी है, लर्निंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त जो अमेरिका की माइक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस हैं उसको इकोनॉमिक टर्म में आप क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कह सकते हैं। दो किस्म की टर्म्स यूज होती हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। जैसे मैंने कहा मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। अगर आप में कोई बंदा इकोनॉमिस्ट है, वो मुझे एजुकेट करना चाहता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आई एम ओपन टू लर्न एट एनी टाइम। आप लोगों को जिनको नहीं पता, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है और इसका आपकी जिंदगियों के साथ बराह रास्त क्या ताल्लुक होता है, इसको आपने समझना। मैं कोशिश करूंगा इसको बड़ा सादा अंदाज में आपके साथ बयान करूं। क्वांटिटेटिव ईजिंग ये होती है कि जब कभी किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो चाहता है कि इस मुल्क में इंडस्ट्री फले फूले, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टिमुलस हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, तो उस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग के मोड में चला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट से एसेट्स खरीदना शुरू कर देता है, जो कि मोस्टली वो बॉन्ड्स की सूरत में खरीदता है, और वो बॉन्ड्स भी एक्चुअली सेंट्रल बैंक खुद ही ओपन मार्केट में फेंकता है। अब इसका ताल्लुक क्या है इकोनॉमिक मार्केट के साथ, इसको समझिएगा। जब सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट से एसेट्स यानी बॉन्ड्स वगैरह खरीदता है तो बदले में उनको क्या देता है? कैश। अब जिन बैंक्स के पास या जिन सरमायादार इदारों के पास वो बॉन्ड्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, जो कि एक तरह की इलिक्विड इक्विटी होती है, इलिक्विड सरमाया होता है जिसका ज्यादातर कोई यूज नहीं होता, खसूसन जब क्वांटिटी बड़ी हो। तो जैसे ही वो एसेट्स सेंट्रल बैंक मार्केट से खरीद के अपने पास रख लेता है, अपनी बैलेंस शीट में इजाफा करना शुरू कर देता है और बदले में उनको क्या देता है? कैश। वो कैश जब इन इदारों के पास, इन बैंक्स के पास जाते हैं तो वो इदारे और बैंक्स जो हैं उसको उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं। सेंट्रल बैंक, सॉरी बैंकिंग जो सेक्टर जिनके पास कैश जाता है वो लोगों को उधार देना शुरू कर देता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, और छोटे मोटे स्मॉल एंड मीडियम जो छोटी छोटी इंडस्ट्री जिन्होंने बैंक से उधार लेके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलानी होती है, बैंक फिर चूंकि बैंक के पास लिक्विड इक्विटी आ जाती है, वो फिर सबको उधार देता है। इसी तरह जो सरमायादार इदारे होते हैं वो दीगर मार्केट्स में उस कैश का इस्तेमाल करके तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है पूरे मुल्क में, और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरेस्ट रेट भी लो, एक तरह का बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है ताकि होल्डिंग करने वाले को जीरो इंटरेस्ट की लालच हो। यानी
सेंट्रल बैंक जितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाता जाता है, दूसरे लफ्जों में सेंट्रल बैंक ये मैसेज देता है कि भाई आप पैसा इस्तेमाल करने की बजाय उसको होल्ड करें तो हम आपको इतने % प्रॉफिट देंगे। हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है डबल डिजिट में है इंटरेस्ट रेट। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहां तो मेरा ख्याल है लेस देन 2% है। जो जितनी ज्यादा मॉडर्नाइज कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम से कम होते हैं। अच्छा, अब अमेरिका में जो सिचुएशन चल रही है उसका क्रिप्टो मार्केट के अंदर और दूसरी इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर, इस वक्त जो अमेरिका है वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ जा रहा है। यानी ये वो इसको कहा जाता है कि ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब यह है कि अब अमेरिका क्या कर रहा है कि उसकी जो बैलेंस शीट में जो उसने बॉन्ड्स वगैरह रखे हुए थे पिछले कई सालों से मार्केट से खरीद खरीद के और मार्केट में पैसा फेंक के, ये खसूसन कोविड के बाद अमेरिका, पूरी दुनिया ने अपने मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी, यानी पैसा फेंका था और पैसा फेंक के बॉन्ड्स उठाए थे। अब अमेरिका कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन किया जाए। क्यों स्लो डाउन किया जाए? कि जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जो लिक्विड इक्विटी है यानी कैश फ्लो में आता है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो स्पेंडिंग करता है वो अमीर तबका करता है। और जब अमीर तबका स्पेंडिंग करता है, खसूसन उस वक्त जबकि सप्लाई जो है वो बॉटलनेक पे होती है। बॉटलनेक का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक बोतल है, पेप्सी की बोतल, आजकल तो खैर उसकी शेप चेंज हो गई है। पुराने वक्तों में ऐसी शेप होती थी कि आगे एक टॉप एक नाली होती थी और नीचे इतना बड़ा मतलब चौड़ा सा वो बोतल होती थी। तो वो नीचे जो बोतल है वो नीचे चाहती थी कि ज्यादा ऊपर जाए, लेकिन ऊपर पाइप छोटा होने की वजह से वो कम फ्लो होता है। तो सप्लाई के बॉटलनेक का मतलब यह है कि पीछे अगर सप्लाई हम ज्यादा भी कर दें तो इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी इकोनॉमी के अंदर कि वो उस सप्लाई की ट्रांसमिशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सिक्योरिटी, तो ये सारी चीजों को मैनेज करने, इसको सप्लाई बॉटलनेक बोलते हैं। एकदम कोविड के बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी तो सप्लाई बॉटलनेक का पूरी दुनिया में इशू आया। इस सप्लाई बॉटलनेक के इशू के अंदर जो अमीर तबका है वो तो स्पेंडिंग करके उसको तो कोई इशू नहीं है। बॉटलनेक की वजह से डिमांड एंड सप्लाई के अगर फिनोमेना को समझे कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है और सप्लाई अगर मीट नहीं करती है तो चीजें अप्रिशिएट हो जाती हैं। चीजों की कीमतें, हमारे मुल्क में चीजों की प्राइसेस कहां गई हैं? ये हर बंदा जो पाकिस्तानी शहरी है, जैसे मैंने पहले कहा, वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, उसको आज के मुल्की हालात के असरात का उसको खूब अंदाजा है। तो ये सप्लाई बॉटलनेक की वजह से, तो फिर इस सूरत हाल में सप्लाई बॉटल नेक को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करता है ताकि स्पेंडिंग जो है, अखराजात जो हैं लोग कम करें। और जाहिर बात है अमीर तबका जो है अगर सप्लाई शॉक की वजह से महंगाई हो भी जाती है तो वो ज्यादा मुतासर नहीं होता, जबकि जो लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब तबका होता है उसको ज्यादा मुतासर होता है। तो उसको काउंटर करने के लिए इस अमेरिका में जो इकोनॉमिक हालात हो रहे हैं वहां पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही है। यानी दूसरे लफ्जों में जो मैंने पहले थ्योरी आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग की बताई थी, जिसमें कैश फेंक के ओपन मार्केट में बॉन्ड्स उठाए जा रहे थे, अब जो कि तकरीबन ऑन एवरेज कहा जा रहा है कि हर महीने 700 अरब डॉलर का, पिछले जब से कोविड आया है हर माह ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 700 बिलियन डॉलर का कैश मार्केट में अमेरिका फेंक रहा था और बॉन्ड्स उठा रहा था। अब वो बॉन्ड्स उठाने थे, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो एक तरह की बबल की तरह फूल गई थी। इतना ज्यादा बॉन्ड्स, उनकी बैलेंस शीट एक तरह की बबल बन गई थी। तो उस बबल से बचने के लिए और दीगर जो मैंने आपको सप्लाई बॉटलनेक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरे लफ्जों में अब वो अपनी बैलेंस शीट से बॉन्ड्स ओपन मार्केट में फेंक के तो कैश जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा? इंटरेस्ट, और दूसरे साथ इंटरेस्ट रेट भी अमेरिका बढ़ा रहा है। जब इंटरेस्ट रेट अमेरिका बढ़ाता है तो दूसरे लफ्जों में अमेरिका की सेंट्रल बैंक जो जिसको फेड वो बोलते हैं, फेडरल रिजर्व, वो ये दूसरों को मैसेज दे रहे हैं कि आप अमेरिकी डॉलर जो है वो होल्ड करें, उसको स्पेंड ना करें, उसको खर्च ना करें। जितना होल्ड करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा ओवर द टाइम। तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हैं वहां पे। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की वजह से लोग जो हैं, चूंकि जो उनके जो रिस्क एसेट्स होते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट मार्केट्स होती हैं, जैसे स्टॉक्स हैं, जैसे जितनी इक्विटीज नॉर्मली रिस्क की मार्केट्स होती हैं, लोग फिर वहां से पैसा निकाल के वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मार्केट्स यानी बॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं। अब देखें ना, बॉन्ड्स पे वो ऑफर करवा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, कैश सेंट्रल बैंक को दे के उनके बदले उनसे वो बॉन्ड्स लेके रख रहे हैं कि भाई बॉन्ड्स में
ये क्रिप्टो मार्केट की तरह डंप शम्प ये चीज़ें तो नहीं है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। गो के बॉन्ड्स को भी पिछले कई सालों से डाटा देखा जाए तो जितना बॉन्ड में इंटरेस्ट पॉजिटिव होने की बजाय वो भी नेगेटिव में जाता आ रहा है। तो इस वजह से जो रिस्क ऑन मार्केट्स होती हैं, एसेट्स होते हैं, उनकी प्राइसेस में क्रैश होता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये अगले 6 माह, 1 साल, शायद 1.5 साल, 2 साल, नोबडी नोस के आइंदा मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस कैसे होते हैं। लेकिन ये जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये आप सबको वार्न कर रहे हैं कि अभी मार्केट शायद मजीद इसी तरह आपको थोड़ा क्रैश होती हुई नजर आए। तो आपने ये सारी चीजें जहन में रख के तो फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑल इन नहीं हो जाना। मैं बार बार ये मैसेज देता हूं। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक मखसूस टारगेट रखें। जिन जिन क्रिप्टो करेंसीज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी स्पोर्ट्स प्राइसेस को देखें कि किस किस जगह पे बीटीसी की सपोर्ट है, वहां पे आप बाय ऑर्डर लगा के बैठ जाएं। और अगर मार्केट क्रैश करती है तो वो पैनिक होने का टाइम नहीं है, वो खरीदारी का टाइम है। तो आपने खरीदारी करनी है, वो भी समझदारी के साथ करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीटीसी की प्राइस ने बहरहाल कल जो मैं कह रहा था वो एक जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई। उस सपोर्ट की भी उसने रिस्पेक्ट नहीं की। पता नहीं है इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों करता है बीटीसी मार्केट का। उसको ब्रेक करके अब दोबारा बीटीसी नीचे आ गया। लेट्स सी कि क्या आइंदा चंद दिनों में बीटीसी जो है दोबारा कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो ऊपर मोमेंटम पकड़ता है या नहीं। फिलहाल तो यही दोबारा वो $31,300 की जो प्राइस है वही रेजिस्टेंस के तौर पे बीटीसी की प्राइस जो है वो काम करेगी। और सारी मार्केट में देख रहा था ऑलमोस्ट सारी मार्केट क्रैश कर रही है। इसमें सोलाना सबसे ज्यादा क्रैश किया, वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग न्यूज है। ये इस हवाले से मैं आपको बड़े दिनों से इन्फॉर्म करता आ रहा हूँ, जैसे जैसे न्यूज आती है वो शेयर करता आ रहा हूँ। मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये अमेरिका का एक बड़ा बैंकिंग सेक्टर का नाम जेपी मॉर्गन, इस हवाले से कल भी एक न्यूज थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। इनके जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उनका कहना है, जेमी डीमन, उनका कहना यह है जी इकोनॉमिक हैरिकेन आने वाला है, एक इकोनॉमिक तूफान आने वाला है। ये वो बैंक कह रहा है जो दुनिया के टॉप रैंकिंग जो बैंक्स हैं उनका जो सीईओ वो कह रहा है। और किस मुल्क की इकोनॉमी से मुतल्लिक कह रहा है? अमेरिका, जो इस वक्त हमारी नजर में बहुत बड़ी तोप है पूरी दुनिया की। तो उसकी इकोनॉमी के ये हालात हैं कि उनको इकोनॉमिक हैरिकेन तूफान नजर आ रहे हैं। और वो कह रहा है, सीईओ कह रहा है कि आप अपने आप को मतलब अपनी सील बेल्ट टाइट करके बैठे, यानी अब आपके ऊपर मुश्किल हालात आने वाले। ये मैं न्यूज आपके साथ क्यों शेयर करना चाह रहा था मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे मुल्क में मुल्क की हालात अभी दगरगू नहीं हुए। जितने आप लोगों की परेशानी है, मुझे बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आइंदा आप लोगों के लिए मुश्किल हालात और आने वाले हैं। खसूसन वो जो तनख्वाहदार तबका है, जिनके कारोबार हैं छोटे मोटे, वो तो जैसे तैसे जखीरा अंदोजी या अपनी मर्जी की महंगाई करके गालियां दे देते हैं हुक्मरानों को और अपनी मर्जी के रेट बढ़ा के तो अपना वो सारा कुछ समेट तो लेते हैं। लेकिन असल जो पिसने वाला तबका होता है, दो हमारे मुल्क में तबके होते हैं महंगाई की वजह से जो पिसते हैं। एक मजदूर तबका डेली वेजेस पे काम करने वाला, और दूसरा जो सैलरी बेस्ड तबका होता है, उनका नुकसान करता है। जब महंगाई बढ़ती है, दूसरे लफ्जों में उनको मेहनत भी पहले से ज्यादा करनी पड़ती है। और मेहनत ज्यादा कर मतलब फॉर एग्जांपल जो 8 घंटे ड्यूटी करता था और 8 घंटे में वो देखता है कि जितना वो पैसा कमा रहा था आज से 5 साल पहले 8 घंटे काम करने वाला बंदा अगर 20,000 कमा रहा था तो उसका घर बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। आज अगर देखा जाए 5 साल पहले 20,000 कमाने वाला देखेगा यार 8,000 में जितना मुझे पैसा मिल रहा है 20,000, अगर वो मैं लेके खरीदारी करने जाता हूं तो जो मैं पहले पूरा महीना गुजारा करता था अब तो उससे मेरा ख्याल है 10-15 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। तो वो क्या करेगा, 8 घंटे की बजाय कोशिश करेगा कि वो पार्ट टाइम और भी काम करे, यानी 8 घंटे से वो 4 घंटे की या 5-6 घंटे की और नौकरी ढूंढेगा। यानी उसकी मेहनत डबल हो गई, लेकिन जो मेहनत के बदले उसको पैसा मिल रहा है वो डी वैल्यू हो गया, उसकी कदर कम हो गई। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जो हमारे मुल्क में मुआशी हालात होते हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी सियासत के साथ होता है। ये सियासतदान, बेशक वो कोई भी सियासतदान है, इमरान खान है, शरीफ खानदान है, ये सिर्फ आपको लॉलीपॉप देते हैं हर उस चीज का जिस पे हुक्मरान जमात फंसी होती है। यही हुक्मरान जमात चंद दिन पहले अपोजिशन में थी तो महंगाई मकाऊ मार्च कर रही थी, और यही हुकूमत जब तक हुकूमत में रहेगी आपके ऊपर महंगाई के बॉम्ब गिराती रहेगी। और वो हुक्मरान जो इक्तदार में था चंद हफ्ते पहले, यही मंजन जो है महंगाई का आपके आगे बेच के अगले इलेक्शन की तरफ जाएगा। हुक्मरान आपके हर उस मौके का आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेगा जिससे वो समझता होगा कि आपकी नब्ज पे
आपको महसूस होगा कि वो आपकी बात करेगा और आपका हमदर्द होगा। हुक्मरानों की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपने, मैं बार बार ये कह रहा हूं, एक काम आपने करना है। कोई भी हुक्मरान हो, कोशिश करें कि हुक्मरान वो वाला सिलेक्ट करें जो जो ईमानदार हो। जब तक, अब मैं इस पॉलिटिक्स के हवाले से ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, आप लोग डिस्करेज होते हैं, लेकिन असल चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने महंगाई को नहीं वॉच करना, कोशिश करें सोर्स ऑफ इनकम अपना मैक्सिमम करें। मेरे ज्यादातर जो देखने वाले हैं उनका ताल्लुक उस तबके के साथ नहीं है जो ज्यादा हिट होगा आइंदा जो मुल्की हालात है। अभी 5 से 10 रुपए के हिसाब से बिजली गैस की प्राइसेस में, जो हमारे बिलों की प्राइसेस में, उसमें इजाफा होना है। अभी कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस में तकरीबन 40 रुपए और इजाफा होना है। और ये जो सारी महंगाई का बोझ है, ये जो मजदूर तबका है और तनख्वाहदार तबका है, उसने अच्छा खासा हिट होना है। तो मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर वो है जो कि साहिब इस्तात है, जिसको इतना ज्यादा हिट नहीं होना। तो इस सूरत में मैं पहले भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, कोशिश करें कम अज कम, और किसी के साथ नहीं तो अपने हमसाये और रिश्तेदारों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। और बगैर उनको कहे, उनको अगर आप गिफ्ट वगैरह भेजें, मैं समझता हूं जब आप रिश्तेदारों के साथ करते हैं, खसूसन वो जो जरूरतमंद होते हैं, उनके साथ आप बगैर कहे जब उनकी हेल्प करते हैं, तो वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मुंह से मांगने की कोशिश करते हैं। और मुझे इंसानी नेचर का पता है कि जब तक इंसान कोई मुंह से ना मांगे, तो जब आप खुद उसके साथ सुलह रहमी करते हैं, उसके साथ शेयरिंग करते हैं, गिव अवे करते हैं, तो आपको बड़ी राहत महसूस होती है। और जब कोई खुद मुंह से मांगता है तो पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के तजब्जुब, मुख्तलिफ किस्म की बदगुमानियां जहन में आती हैं कि पता नहीं ये मुझे मेरे साथ झूठ ना बोल रहा हो, बदगुमानी आती है मुख्तलिफ किस्म। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट आपने जहन में ये रखना है, ये बात उनसे बेशक थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि मुझे अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी मैं खुद करूंगा, आपने खुद मेरे से नहीं मांगा। आई डोंट नो, मैं इसमें कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं सेट करना चाहता, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप कोशिश करें जितना आप गिव अवे कर सकते हैं अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों खसूसन, उनके साथ करें। और कोई गरीब कोई आपको नजर आता है फैमिली वाला, उनके साथ करें। अल्लाह ताला इसका आपको लाजमी सिला देगा। और आइंदा आने वाले हालात, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, अगर हालात मुल्क के कंट्रोल ना हुए तो शायद खुदा न खास्ता ये हमारे गरीब बहन भाई मजदूर तबका ये हमारे गले, हमारे गिरेबानों पे पहुंचेंगे। तो इससे पहले कि ये गिरेबानों पे आए, और जब वो गिरेबानों तक पहुंचेंगे, उस वक्त आपके पास कोई रिकवरी का कोई चांस नहीं होगा। उस वक्त नो बॉडी नोज के वो उस हादसे में आपके लिए क्या मौका, क्या आप सर्वाइव भी कर पाते हैं या नहीं। आप अपने बच्चों की खातर, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ की खातर आप कोशिश करें गिव अवे करने की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सोलाना के क्रैश से मुतल्लिक, दोबारा सोलाना का नेटवर्क क्रैश हुआ, और ये इसी पिछले 3 माह के अंदर, ये कल तकरीबन मेरा ख्याल है 4 घंटे 10 मिनट तक इसका जो पूरा सोलाना का नेटवर्क है जैम हुआ। इसी तरह पिछले महीने में भी तकरीबन 5 घंटे 31 मिनट, और अप्रैल में भी तकरीबन ये 2 घंटे 42 मिनट। इसी तरह पिछले 3 माह उसके चले जाएं तो जनवरी में, इस साल की जनवरी में ये देखें 16 घंटे 10 घंटे ये मुसलसल इनकी जो नेटवर्क है वो चोक होता रहता है। तो मैं आपको चंद दिन पहले, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बार बार अपडेट कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मार्केट में अगला कोई बड़ा क्रैश आता है, तो एक तो टेथर मेरी नज़र में एक बड़ा क्राइसिस का सबब बन सकता है, या दूसरा जो है वो सोलाना हो सकता है। सोलाना के जितना इसके नेटवर्क फेलियर्स होते हैं, जितना और इसके ऊपर भी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, अगर इधर भी बैंक रन की सिचुएशन आती है तो अच्छा खासा लोगों का पैसा डूब सकता है। तो आपने बी वेरी केयरफुल। सोलाना में अगर आपने इन्वेस्टमेंट, मेरे पास टोकन पड़े हैं, ये नहीं मैंने सेल नहीं किया, लेकिन मैंने उतने रखे हैं। मेरी जो बाइंग है सोलाना के ऊपर मेरा ख्याल है $35 के करीब है, और ये भी मेरा ख्याल है मैंने को 1.5-2 साल पहले के खरीदे हुए हैं। तो मैंने वो कैश आउट नहीं करवाए थे, इवन इसकी $200 से ऊपर भी प्राइस शायद गई थी, तो मैंने वो कैश आउट नहीं करवाया। तो मैं वो टोकन पड़े हैं, मेरे उतने टोकन है। अगर इसको कोई मसला होता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, अगर ऐसा होता है तो मेरे वो वाले फंड्स हैं जिसके लॉस हो जाने का मुझे कोई मसला नहीं है। तो आपने इसमें वो वाली इन्वेस्टमेंट रखनी है, अगर इसको कोई ना कोई मसला हो जाता है जैसे टेरा की तरह, तो आपको कोई मसला ना हो, आपको ज़हनी परेशानी ना हो। अच्छा, कल मैंने आपको ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप से मुतल्लिक बताया था, और उस एयर ड्रॉप में अच्छा खासा इसकी प्राइस को क्रैश किया। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है मोर देन 60% इसकी प्राइस क्रैश की। जिन लोगों को फ्री एयर ड्रॉप मिले थे उन्होंने फौरन सेल आउट करके तो उसको कैश आउट करवाने की। ये 4 वो वॉलेट हैं जिन्होंने तकरीबन, एक ये वॉलेट ने
तकरीबन $900 इसने विड्रॉ करवाया। ये दूसरे वाले ने भी तकरीबन उसको जो 32,421 टोकन मिले थे उसको उसने इथीरियम और यूएसडीसी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह नीचे वाले ने 38,000 और इसने 48,000। तो अब ये उनकी कम्युनिटी में एक तरह की बात चल रही है कि इन 4 एड्रेस को या आइंदा हर वो एड्रेस जिन्होंने पहले एयर ड्रॉप को मार्केट में सेल आउट करके हमारे गवर्नेंस टोकन की एक तरह का पैनिक क्रिएट किया, उनको आइंदा आने वाले एयर ड्रॉप जो है वो ना दिए जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये मेरा ख्याल है ये एक मार्केट में ट्रेंड है, जब कभी एयर ड्रॉप आता है तो ज़्यादातर जो एयर ड्रॉप लेने वाले हैं बाशमूल मेरे, उनकी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी जो है ना टोकन रखने की बजाय जल्दी जल्दी सेल आउट करके उसको रियल मनी में कन्वर्ट कर दें। ये ख्याल करते हुए, ये इग्नोर करते हुए कि भाई अगर हम इस तरह करेंगे तो मार्केट में पैनिक होगा। अच्छा जी, कार्डेनो के हवाले से गुड न्यूज़ है। बड़ी आप लोग बड़ी देर का इंतज़ार कर रहे थे कि यार कार्डेनो क्या कर रहा है। तो इस माह के एंड में जाके ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 29 जून को इनका एक हार्ड फोर्क आ रहा है। उस हार्ड फोर्क के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कार्डेनो की प्राइस जो है वो लाजमी पंप करेगी, और कई तो कह रहे हैं कार्डेनो की प्राइस शायद $1 के ऊपर तक चली जाए। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप लोग कार्डेनो के ऊपर इस वक्त इस उम्मीद में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे यार इसकी प्राइस जो है वो पंप होगी हार्ड फोर्क के साथ। पिछले दिनों लाइट कोइन का विम्बल एंड गिम्बल क्या नाम था उसका, वो वाला अपग्रेड होना था, तो उससे मुतल्लक मैंने आप लोगों को बताया, मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन प्राइस बिल्कुल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे मार्केट बिल्कुल हटके हुई। इसी तरह कार्डेनो की आपको याद होगा जब इन्होंने मेरा ख्याल है 12 सितंबर को अपना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्च किया था, तो प्राइस जो थी वो पंप करने की बजाय, हालांकि वो इतना मेजर डेवलपमेंट थी कार्डेनो की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो प्राइस पंप करने की बजाय मार्केट उसके बाद क्रैश करना शुरू होगी। तो अभी ये जो हार्ड फोर्क आ रहा है मुझे नहीं मालूम, शायद इसकी प्राइस पंप करे, लेकिन अगर डंप हुई तो आप लोगों को परेशानी ना होगी यार ये क्या हुआ, हमने तो इस उम्मीद के साथ बाय किया था। तो इस हिसाब से हाँ, अगर आपने ऑलरेडी कार्डेनो बाय किए हुए हैं तो जहां इतना इंतजार किया है 1 माह और वेट कर लें। अगर तो इसकी प्राइस पंप करेगी तो आप अच्छी प्राइस पे सेल आउट कीजिएगा, ठीक है, अगर आप उसमें आउट होना चाहें तो।